औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स माय लेक्चर नंबर 13। आज हमारा 13वां लेक्चर है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ BS IT एंड BS CS सेकंड सेमेस्टर। पिछले लेक्चर में हमारा टॉपिक चल रहा था पंक्चुएशन एंड ग्रामर का। पंक्चुएशन हमने तफसील से पढ़ ली थी, ग्रामर को शुरू किया था। आज इस लेक्चर में हम बात वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने स्टॉप की थी, और आज के इस लेक्चर में हम ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तो आइए अल्लाह के पाक नाम से अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम वर्ब्स से पढ़ेंगे। वर्ब टेल्स द स्टेट और एक्शन ऑफ अ पर्सन। वर्ब बड़ी अहम चीज़ है जी। इसको पढ़ने से पहले मैं आगाज़ में ही बता दूं कि वर्ब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम होता है। तो वर्ब की डेफिनेशन है, वर्ब टेल्स द स्टेट और एक्शन ऑफ अ पर्सन। वर्ब क्या करता है? एक शख्स की हालत को, उसके अमल को, एक्शन को जाहिर करता है। वर्ब की दूसरी डेफिनेशन, वर्ब एक्सप्रेसिस द स्टेट और एक्शन ऑफ अ पर्सन। ठीक है, ये रिपीट हो गई है। एग्जाम्पल, वी वर्क, शी सिंग्स, एट्सेट्रा। अब वर्ब की फर्दर काइंड्स होती हैं। इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है और इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो आइए पहले ट्रांजिटिव वर्ब को समझते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब इज़ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब वो है कि जिसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। अ वर्ब इज़ ट्रांजिटिव व्हेन द एक्शन इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। एक वर्ब ट्रांजिटिव उस वक्त बनता है जब एक्शन को, अमल को सब्जेक्ट से लेकर ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब को समझने के लिए लफ्ज़ ट्रांसफ़र पे गौर कीजिएगा। मैं इसकी एग्जांपल पढ़ता हूँ। लिखा गया, ही किल्ड द रैट। इस प्रोनाउन ही का एक अमल है, एक्शन है। वो अमल क्या है? किल्ड। वर्ब शोज एक्शन। वर्ब टेल्स द स्टेट और एक्शन ऑफ अ पर्सन। तो ये एक्शन है इसका, ही किल्ड, उसने मार डाला। भाई किसको मार डाला? द रैट, चूहे को। तो क्या बन गया? ही किल्ड द रैट, उसने चूहे को मार डाला। शी ईट्स एप्पल्स, वो सेब खाती है। तो ईट वर्ब है, ये काम, ये वर्ब खाने का किसकी तरफ ट्रांसफ़र हुआ? ऑब्जेक्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल्स। तो जब फ़िक्रे में ऑब्जेक्ट मौजूद है, शी ईट्स एप्पल्स, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा जी, इनट्रांजिटिव वर्ब डस नॉट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता जी। अ वर्ब इज इनट्रांजिटिव व्हेन द एक्शन इज नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। बहुत आसान बात कि जब एक्शन को, अमल को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र नहीं किया जाता तो वर्ब कैसा है? वो इनट्रांजिटिव है, क्योंकि अब वो कुछ ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। जैसे कि शी वेप्ट, वो रोई। आई वर्क, मैंने काम किया, मैं काम करता हूँ। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, लिहाजा ये इनट्रांजिटिव है। नेक्स्ट है जी कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव लफ्ज़ कॉज से है। कॉजेटिव वर्ब्स शो द रीज़न दैट समथिंग हैपन्स। ये कॉजेटिव वर्ब्स बताते हैं कि एक काम हुआ तो क्यों, कैसे हुआ। या फिर व्हेन अ पर्सन मेक्स समवन टू परफॉर्म अ टास्क, कॉजेटिव वर्ब इज़ यूज्ड। जब हम किसी को किसी काम पर आमादा करते हैं तो तहरीर में इसके लिए कॉजेटिव वर्ब इस्तेमाल होता है। द प्रिंसिपल कॉजेटिव वर्ब्स आर मेक, लेट, हैव, गेट, हेल्प। ये जो लफ्ज़ हैं ये कॉजेटिव वर्ब्स कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल, द इंसिडेंट हेल्प्ड हिम मेंड हिज वेज। इस वाक़ये ने उसको सुधार दिया। इसमें लफ्ज़ क्या इस्तेमाल हुआ? हेल्प हिम मेंड हिज वेज। हेल्प कॉजेटिव वर्ब है। आई मेड हिम वर्क हार्ड, मैंने उसको मेहनत करने पर आमादा किया। लफ्ज़ मेड क्या है? कॉजेटिव वर्ब है। ही गॉट मी राइट एन एप्लीकेशन, उसने मुझसे एक एप्लीकेशन लिखवाई। गॉट, ये कॉजेटिव वर्ब है। उसके बाद ऑक्सिलरीज होते हैं जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। एन ऑक्सिलरी वर्ब इज़ यूज्ड टू फॉर्म अ टेंस। ऑक्सिलरी का इस्तेमाल होता है टेंस बनाने के लिए।
मोड, फ़िक्रे का मोड समझाने के लिए, एंड वॉइस ऑफ अदर वर्ब्स, या फिर वॉइस बनाने के लिए। वॉइस से मुराद एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सेंटेंसेस हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स मैं ज़रा फोकस सेट कर लूँ क्योंकि लास्ट लाइन की, डायरी की लास्ट लाइन आपको नज़र नहीं आ रही। चलिए उसके लिए बाद में देखते हैं। नेक्स्ट है जी ऑक्सिलरीज। An auxiliary verb is used to form a tense, mode and voice of other verbs. The principal auxiliary verbs are given below. Be, do, have, ये तीन लफ्ज़ auxiliary के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जब be का हम जिक्र करते हैं तो be, was, been. Be form is used to make continuous tense. be आमतौर पर इस्तेमाल होता है continuous tense बनाने के लिए, जैसे कि she is reading. is बी की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। जैसे कि मैंने कहा कि बी वॉज बिन, तो वॉज पास्ट है, वॉज का प्रेजेंट क्या होगा, इज़। शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, बी इस्तेमाल हुआ कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने के। इस तरह से डू और हैव भी ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब इसके बाद एक नोट लिखा हुआ वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जी देखिएगा, नोट इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, बीन आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स का नाम भी देते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज। इसके बाद डू इज़ यूज फॉर एम्फेसिस। ये एक और नोट लिखा गया है ऑक्सिलरीज के हवाले से। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि डू का इस्तेमाल होता है इनडेफिनिट टेंस में, डू नॉट और डज नॉट वगैरह, मगर हकीकत ये है कि डू का एक और भी इस्तेमाल है, और डू फ़िक्रे में किसी बात की अहमियत को जताने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि ही डिड लुक टायर्ड, वो थका हुआ दिखता था। सादा फ़िक्रा ही लुक्ड टायर्ड, वो थका हुआ दिखता था। लेकिन जब हम इस बात को बड़ा ज़ोर देकर कहना चाहते हैं कि हाँ वो थका हुआ दिखता था, वो थका हुआ ही दिखता था, तो मेरे लहजे के दबाव को बयान करने के लिए डिड का इस्तेमाल होगा। दे डिड हेल्प मी, उन्होंने मेरी मदद की। जैसे हम उर्दू में कहते हैं बड़े एतमाद के साथ या बड़ा ज़ोर दे कर के, उन्होंने ही मेरी मदद की। दे डिड हेल्प मी, तो लफ्ज़ डिड ही, उन्होंने ही मेरी मदद की, इस अंदाज में एम्फेसिस के लिए इस्तेमाल हुआ है। मॉडल ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब्स। वर्ब्स की अगली काइंड क्या है जी? पहले हमने ऑक्सिलरीज पढ़े थे, अब मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। इनको मॉडल वर्ब्स का भी नाम दिया जाता है। अब ये मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स एक्सप्रेस नेसेसरी, नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, इंटेंशन एंड एबिलिटी, यानी किसी काम करने की सलाहियत, किसी काम का करना ज़रूरी होना, इंटेंशन, किसी काम के करने का इरादा होना, इन चीज़ों को जाहिर करने के लिए जो वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं उनको मॉडल वर्ब्स कहते हैं, उनको मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। द प्रिंसिपल मॉडल वर्ब्स आर गिवन बिलो। उनमें से अहम कौन से हैं? मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, ऑट टू, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाते हैं, ये मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। कैन यू हेल्प, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, इसकी मिसाल है। ऑट टू इखलाकी ज़िम्मेदारी को जाहिर करता है। यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स यानी आपको आपके वालिदैन का कहाँ मानना चाहिए। इस तरह से मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नेक्स्ट, लिंकिंग वर्ब्स। वर्ब की अगली किस्म है जी लिंकिंग वर्ब्स। अ वर्ब विच लिंक्स द सब्जेक्ट टू इट्स
प्रेडिकेट इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या है? जो कि सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ मिला दे। अब प्रेडिकेट क्या होता है ये हम अगले सफ़र पर पढ़ने जा रहे हैं। प्रेडिकेट भी ग्रामर में से पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है, तो अगले पेज पर हम इसको भी पढ़ेंगे। अभी इस मतलब परेशान नहीं होना, अभी हमने लिंकिंग वर्ब तलाश करना है। एग्जाम्पल है ही इज़ अ वाइज मैन, वो एक अक्लमंद शख्स है। इज़ ये लिंकिंग वर्ब है। शी वॉज एंग्री, वो गुस्से में थी। वॉज लिंकिंग वर्ब है। भाई किस तरह से? क्योंकि वॉज की बिना पर शी और एंग्री के दरमियान ताल्लुक बना। शी लुक्स एक्साइटेड, शी एक्साइटेड कुछ नहीं है, शी लुक्स एक्साइटेड वो पुरजोश दिखती है। तो इज़, वॉज, लुक ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। ये फ़िक्रे के दो हिस्सों को आपस में लिंक करते हैं या फिर फ़िक्रे के नाउन को बाकी के फ़िक्रे के साथ लिंक करते हैं। तो ओके, लिंकिंग वर्ब्स के बाद प्रेडिकेट की बारी आती है जी। अभी जो हमने पढ़ा प्रेडिकेट, प्रेडिकेट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इज और व्हाट द सब्जेक्ट डज। प्रेडिकेट फ़िक्रे का वो सारा हिस्सा है जो हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट की हैसियत क्या है। इसकी दूसरी डेफिनेशन, प्रेडिकेट इज़ एवरीथिंग दैट इज़ नॉट द सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ते हुए बाकी जितना भी फ़िक्रा है उसको प्रेडिकेट बोलते हैं। इस इन द बिगनिंग ऑफ अ प्रेडिकेट, सॉरी वर्ब प्रेडिकेट से पहले होता है। सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारा प्रेडिकेट है और वर्ब इसके शुरू में होता है। इसकी एग्जांपल, ही स्टोल माई पेन, उसने मेरा पेन चुराया। ही सब्जेक्ट है, स्टोल वर्ब है, बाकी जो हिस्सा रह गया माई पेन, ये क्या है? ये प्रेडिकेट है। इस तरह से वी वर वेरी एंग्री, वी सब्जेक्ट है, वर्ब वर क्या है? ये वर्ब है। वेरी एंग्री प्रेडिकेट है। नेक्स्ट इसके बाद जेरेंड की बारी आती है। जेरेंड लुक्स लाइक अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, जेरेंड वर्क्स लाइक अ नाउन इन द सेंटेंस, इट कैन नॉट फंक्शन एज मेन वर्ब। ये इसकी दो डेफिनेशंस हैं जी। इसको बड़ी एहतियात से समझना है क्योंकि जेरेंड और आगे हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल, जेरेंड और पार्टिसिपल में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है। जेरेंड लुक्स लाइक अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी ये अपनी शक्ल सूरत में प्रेजेंट पार्टिसिपल दिखता है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? जैसे ये वर्ब लिखा हुआ है स्मोक, इसमें जब हमने आईएनजी लगा दिया, स्मोक से स्मोकिंग, तो किसी भी वर्ब में जब हम आईएनजी लगा दें तो उसको पार्टिसिपल बोलते हैं। तो जेरेंड अपनी शक्ल सूरत में प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसा दिखता है, लेकिन इसकी मज़ीद क्वालिटीज़ क्या है? जेरेंड वर्क्स लाइक अ नाउन, भाई ये नाउन होता है। इन द सेंटेंस इट कैन नॉट फंक्शन एज अ मेन वर्ब, ये फ़िक्रे का मेन वर्ब नहीं बन सकता। अब एग्जाम्पल क्या है? स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग सिगरेट नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इस फ़िक्रे में स्मोकिंग ये एक नाउन है, नाउन की हैसियत से काम कर रहा है, ये जेरेंड है क्योंकि स्मोकिंग सिगरेट नोशी का एक अमल, एक काम। चीटिंग इज़ इमोरल, चीटिंग ये लफ्ज़ क्या है? ये इस वक्त जेरेंड है, ये एक अमल, एक्शन का काम है। धोखाधही एक अमल है, काम है, उसका नाम है। स्टीलिंग इज़ अनलॉफुल, चोरी करना गैर कानूनी है। स्टीलिंग लफ्ज़ स्टील चोरी करना, साथ में आईएनजी लगा दी गई, स्टील से स्टीलिंग, ये जेरेंड है। इस फ़िक्रे में इसकी हैसियत एक नाउन की है।
ओके, इसके बाद हम आगे पार्टिसिपल पे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जेरेंड और पार्टिसिपल को बड़ी एहतियात से समझिए, इसमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाया करती है। तो हम पार्टिसिपल को स्टडी करते हैं। पार्टिसिपल इज पार्टली अ वर्ब बट इट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव। इट नीड्स अ हेल्पिंग वर्ब टू फंक्शन लाइक अ वर्ब। कहा गया कि पार्टिसिपल क्या है, ये पार्टली अ वर्ब, थोड़ा सा ये वर्ब होता है, यानी इसकी पैदाइश वर्ब में से है, बट इट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव, लेकिन फ़िक्रे के अंदर ये एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है, एडजेक्टिव जो कि क्वालिटी होती है। इट नीड्स अ हेल्पिंग वर्ब टू फंक्शन लाइक अ वर्ब। और अगर आप चाहें कि इसको फ़िक्रे के अंदर मेन वर्ब बना दें तो फिर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है। जैसे कि लफ्ज़ स्मोकिंग हमने पिछले फ़िक्रे में पढ़ा, स्मोकिंग कुछ नहीं, ही इज़ स्मोकिंग, जब इस लगा दिया तो फिर वर्ब है, इज़ स्मोकिंग। अब पार्टिसिपल की एग्जांपल देखिएगा, द ब्रेकिंग न्यूज़ शॉक्ड अस, इस खबर ने हमें हैरान किया। ब्रेकिंग, लफ्ज़ ब्रेकिंग क्या है, ये पार्टिसिपल है, लेकिन ये एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है। हमने पढ़ा कि बट इट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव, फ़िक्रे के अंदर इसकी फंक्शनिंग, इसका काम एडजेक्टिव जैसा भी होता है। भाई अब एडजेक्टिव क्या है, ये नाउन की सिफ्त होती है। न्यूज़, खबर एक नाम है ना, नाउन है। अब खबर कैसी है, ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग इसका एडजेक्टिव है, इसकी सिफ्त है। यहाँ इसकी दो हैसियतें बन गई। ब्रेकिंग क्या है, पार्टिसिपल है, ये वर्ब से पैदा हुआ, जब इसमें आईएनजी लगा तो ये पार्टिसिपल है। और यहाँ पर ये किस अंदाज में काम कर रहा है, एडजेक्टिव के तौर पर, क्योंकि ये न्यूज़ की खूबी है, ब्रेकिंग न्यूज़। इसी तरह से द बर्निंग क्वेश्चन हैज़ बीन सॉल्व, अहम मसला हल किया जा चुका है। बर्निंग पार्टिसिपल है, वर्ब में से निकला है। इस फिक्रे के अंदर इसकी एक हैसियत एडजेक्टिव की है, क्योंकि ये एक सिफ्त है, किसकी, नाउन की। नाउन क्या है, क्वेश्चन, सवाल। क्वेश्चन कैसा, बर्निंग क्वेश्चन, अहम सवाल। तो उम्मीद है कि पार्टिसिपल की समझ आई होगी। नेक्स्ट, शी टोल्ड एन अम्यूजिंग स्टोरी, ये भी इसकी एग्जांपल है। शी टोल्ड अ स्टोरी, उसने कहानी सुनाई। भाई कहानी कैसी थी, अम्यूजिंग। अम्यूजिंग में आईएनजी लगा हुआ, ये क्या है, ये पार्टिसिपल है, ये वर्ब से निकला है। इस फिक्रे में इसकी हैसियत क्या है, एडजेक्टिव की हैसियत है, क्योंकि स्टोरी नाउन है। और स्टोरी किस तरह की, अम्यूजिंग स्टोरी। नेक्स्ट है जी प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल की दो इकसाम होती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब बिगिन इन आईएनजी, वर्ब एंडिंग इन आईएनजी। इट इज़ यूज्ड टू मेक कॉन्टिन्यूस टेंस। किसी भी वर्ब के आखिर में जब हम आईएनजी लगाते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये आमतौर पर कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन आर रनिंग, रन से रनिंग, ऊपर बर्न से बर्निंग, ब्रेक से ब्रेकिंग। जब किसी वर्ब में आईएनजी लगा दें तो वो क्या है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट, जी इसकी एग्जांपल मैं आपके सामने कर रहा हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल की, चिल्ड्रन आर रनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है जी पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब एंडिंग इन ईडी। जब हम किसी वर्ब के आखिर पे किसी वर्ब के आखिर पे ईडी लगा दें तो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। इन द केस ऑफ रेगुलर वर्ब इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट इट इज़ ऑल्सो नोन एज परफेक्ट पार्टिसिपल एंड पैसिव पार्टिसिपल। हम इस फ़िक्रे पे नहीं जाते, ऊपर वाले एक फ़िक्रे पर हम तवज्जो करते हैं पास्ट पार्टिसिपल को समझने के लिए, क्योंकि ये दो लाइंस हमें कंफ्यूज कर सकती हैं। पास्ट पार्टिसिपल इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब एंडिंग इन ईडी, यानी किसी भी वर्ब में, फॉर्म ऑफ वर्ब में जब हम ईडी लगा दें तो वो पास्ट पार्टिसिपल है, जब उसमें आईएनजी लगा दें तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हाँ, एक चीज़ की मैं वजाहत कर दूं यहाँ पर, इन द केस ऑफ रेगुलर वर्ब, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब ये भी काइंड्स हैं वर्ब की, जो कि मैंने शायद आगे लिखी तो नहीं हुई,
हाँ, इसको लिखा नहीं हुआ, मैं बड़ा मुख्तसर समझा देता हूँ। भाई रेगुलर वर्ब्स वो सारे वर्ब होते हैं जिनके आगे ईडी लगता है, जैसे वर्क से वर्क्ड, WORKED वर्क्ड। जिस किसी वर्ब के लास्ट पे ईडी लग जाए वो रेगुलर है, और जिस किसी वर्ब के लास्ट पे ईडी ना लगे पास्ट टेंस बनाने के लिए वो इरेगुलर है। जैसे कि डू से डू डिड डन, गो से गो वेंट गॉन, ये क्या है, ये इरेगुलर है। लेकिन जब ईडी लगेगा वर्क से वर्कड, ट्राई से ट्राइड, तो वो क्या है, वो रेगुलर है। ये इसका डिफरेंस है। ओके, पास्ट पार्टिसिपल की एग्जांपल, आई हैव किल्ड द एनिमी, आई हैव सीन हर। तो किल्ड ईडी लगा हुआ है, सीन, ये किल्ड में ईडी लगा हुआ है, ये क्या है जी, ये रेगुलर वर्ब है। सी, सॉ, सीन, थर्ड फॉर्म सीन, इसमें ईडी नहीं लगा, ये इरेगुलर वर्ब है। आगे वर्बल्स, वर्बल्स क्या होते हैं इसको ज़रा एक नज़र देख लें। वर्बल इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच फंक्शंस आइदर एज एन एडजेक्टिव और एज अ नाउन। वर्बल वर्ब की एक ऐसी सूरत है जो कभी एडजेक्टिव के तौर पर काम करती है, जो कभी नाउन के तौर पर काम करती है। पास्ट एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज वर्बल्स। लो जी, मुश्किल को आसान कर दिया गया, वर्बल्स कोई नई चीज़ नहीं है। ये जो अभी हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल पढ़े थे पिछले पेज पे, उन दोनों का मजमूई तौर पर निक नेम है वर्बल्स। इन दोनों को वर्बल्स कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नंबर 8 पे, ऑब्जेक्ट इज इन अ सेंटेंस इज द एंटिटी दैट इज एक्टेड अपॉन बाय द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी इन द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज द एंटिटी, किसी एक फिक्रे में ऑब्जेक्ट वो चीज़ है दैट इज एक्टेड अपॉन बाय द सब्जेक्ट, जिस पर सब्जेक्ट काम करता है। एग्जाम्पल क्या है? सलीम रिपेयर्स पेन। सलीम क्या है? सब्जेक्ट, इसने काम क्या किया? रिपेयर करने का। भाई ये काम किस पर किया? पेन पर, तो पेन क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। यानी एक फ़िक्रे में वो लफ्ज़ जिससे मुतल्लिक काम हो, जिस पर काम हो, जिसका जिक्र किया जाए, वो ऑब्जेक्ट होता है। पेन पर काम हुआ, पेन का जिक्र हुआ, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट की भी कुछ एक इकसाम है। पहले नंबर पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो देखते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। A person or thing that is the recipient of the action of transitive verb is called direct object. वो चीज़ जो कि किसी ट्रांजिटिव वर्ब के एक्शन को रिसीव करे, कबूल करे, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये ज़रा मुश्किल चीज़ है, मुख्तसर बता दूं कि जब एक्शन अमल ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र हो जाए, या वो वाला ऑब्जेक्ट जो वर्ब के काम को कैच करे, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि जॉन फेड द कैट, जॉन ने बिल्ली को खुराक खिलाई। फेड वर्ब है, फीड, फेड, फेड। ये वर्ब कैसा है? ये इरेगुलर वर्ब है। मैं इन बातों को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ग्रामर इज़ समथिंग वेरी ट्रिकी। ये धोखा देने वाली चीज़ है, भूल जाती हैं ऐसी बातें, लिहाजा मैं रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को। जॉन फेड, जॉन ने खिलाया, द कैट बिल्ली को खाना खिलाया। फेड क्या है? वर्ब है। किसको खिलाया गया? कैट को। तो कैट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसने जॉन के अमल को वसूल किया। जॉन का अमल था खिलाने का, किसको खिलाया? कैट को। कैट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस वर्ब के लिए। इस तरह से सलीम बॉट अ गन, सलीम ने ख़रीदा, क्या ख़रीदा? गन, एक बंदूक। गन क्या है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इसी चीज़ को आसान लफ्ज़ों में लिखा गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ द रिसीवर ऑफ एक्शन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? वो जो एक्शन को रिसीव करे। वही ऊपर वाली बात आसान लफ्ज़ों में बयान की गई कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है। इसमें ये एग्जांपल मैं रिपीट करता हूँ, जॉन फेड द कैट, कैट ने एक्शन को रिसीव किया। एक्शन क्या था? खिलाने का। तो ये क्या है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं जी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे।
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रेसिपेंट ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसका ताल्लुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से होता है। जो अमल, जो एक्शन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मिला था वो इसको रिसीव करता है। इसी बात को दूसरे अंदाज में कहा गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द एंटिटी विच इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब बट इज नॉट द प्राइमरी ऑब्जेक्ट। यानी ये इफेक्ट तो होता है, मुतासिर तो होता है, लेकिन ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल, गिव हिम द बुक, उसे किताब दे दो। गिव देना अमल है, क्या देना जी? बुक देनी है। गिव द बुक, किताब दे दो भाई, किसको? हिम, उसको। तो ये क्या है? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसको किताब दी गई है। इन दिस सेंटेंस हिम इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हिम क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट है क्योंकि काम हुआ बुक पर, बुक ट्रांसफ़र करने का, बुक अगले बंदे को देने का काम हुआ। अब वो अगला बंदा कौन है? वो है हिम। तो लिहाजा बुक क्या बन गया? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। हिम क्या बन गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। उम्मीद है कि बात की समझ आई होगी। बड़े तहम्मुल के साथ सादा आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश की है। इसका फार्मूला भी मैंने नीचे लिख रखा है आपकी आसानी के लिए। फिक्र है जी, जिम बिल्ड अ हट फॉर टीना। जिम ने एक हट बनाया, किसके लिए? टीना के लिए। जिम सब्जेक्ट है, बिल्ड वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब, अ हट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जिम ने क्या बनाया? हट बनाया। इसका जिम का अमल, एक्शन, काम करने का काम किसने रिसीव किया? हट ने। जिम बिल्ड अ हट। अब किसके लिए बनाया? फॉर टीना, टीना के लिए बनाया। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ये फार्मूला है। उम्मीद है इसके बाद बात बड़ी वाज़ेह हो गई होगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी मोड। इसको मूड नहीं कहना, मोड। मोड बड़ी अहम चीज़ है। मोड एक्सप्लेन्स whether the verb expresses a fact, इंडिकेटिव मोड। यानी मोड बताता है कि एक वर्ब किसी हकीकत को बयान कर रहा है। अ कमांड, कोई हुक्म दे रहा है। रिक्वेस्ट, एडवाइस और फॉरबिड, मना कर रहा है। इसको इम्पेरेटिव मोड कहते हैं। अब पॉसिबिलिटी, किसी पॉसिबिलिटी को जाहिर करता है, डिज़ायर को जाहिर करता है। एक कंडीशन या कोई शर्त जाहिर करता है। अब ये जो मैंने रेड में लिख रखे हैं, इसको आप थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज कर दें। ये मोड की काइंड्स हैं, अक़साम है, किस्में हैं। अगर आपसे मोड की डेफिनेशन पूछी जाए कि व्हाट इज मोड, तो आपने लिखना है कि मोड एक्सप्लेन्स वेदर द वर्ब एक्सप्रेसेस अ फैक्ट, अ कमांड, अ पॉसिबिलिटी और अ कंडीशन। यानी मोड हमें किसी हुक्म से मुतल्लिक, हकीकत वगैरह से मुतल्लिक बताता है। अब मोड की काइंड्स होती हैं जी। इंडिकेटिव मोड है, सादा फिक्रात के लिए होता है, जैसे लिखा गया फैक्ट। इम्पेरेटिव मोड है, रिक्वेस्ट, एडवाइस, फॉरबिड वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ये हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में मैट्रिक में किए हुए हैं। सब्जेक्टिव मोड है, पॉसिबिलिटी को, डिज़ायर, ख्वाहिश को जाहिर करता है। कंडीशनल मोड है, किसी कंडीशन को, शर्त को जाहिर करता है। मोड एक्सप्लेन्स द कैटेगरी, मोड एक्सप्लेन्स द कैटेगरी और फॉर्म ऑफ वर्ब। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। मोड बताता है कि वर्ब की फॉर्म, शक्ल, सूरत क्या है। देर आर 4 मोड्स, जिसको मैंने कहा था कि इन रेड वर्ड्स पे आपने नहीं जाना, वो नीचे हमने दोबारा से लिख दिया। इंडिकेटिव मोड, इम्पेरेटिव मोड, सब्जेक्टिव मोड और कंडीशनल मोड। अब इंडिकेटिव मोड क्या होता है? इंडिकेटिव मोड इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस फैक्चुअल सेंटेंसेस। इंडिकेटिव मोड फैक्ट, हकीकतें बयान करता है। इसकी एग्जाम्पल है वेल्स आर मैमल्स, स्लीम इज़ अ टीचर। वेल्स आर मैमल्स, स्लीम इज़ अ टीचर, ये इसकी एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट आ जाते थे इम्पेरेटिव मोड की तरफ। इम्पेरेटिव मोड इज़ यूज टू एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन एंड टू फॉरबिड। ये हुक्म, इंस्ट्रक्शन, हिदायत वगैरह को जाहिर करते हैं। एग्जाम्पल कीप ऑन रीडिंग, पढ़ते चले जाओ। बी क्वाइट, डोंट फॉरगेट योर कीज़, ओबे योर एल्डर्स, यानी रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस वगैरह है। सब्जेक्टिव मोड क्या होता है? द सब्जेक्टिव मोड इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस विश और डिज़ायर। ये हमारी विशेस को, ख्वाहिशात को जाहिर करता है, डिज़ायर्स को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर इफ़ आई वर यंग, अगर मैं नौजवान होता, आई वुड हैव मैरिड यू। इस तरह से पाकिस्तान एंड इंडिया कुड हैव बेटर रिलेशंस, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, यानी तवक्को है, ख्वाहिश है, अभी है नहीं। तो ये सब्जेक्टिव मोड है। और मोड्स में लास्ट पे आ जाता है कंडीशनल मोड। इट इज़ यूज टू मेक क्वेश्चन एंड रेफर्स टू सिचुएशंस विच आर अनसर्टेन। ये कुछ ऐसी सिचुएशंस की तरफ इशारा देता है जो कि हकीकत में नहीं है, कंडीशन है, शर्त है। आई वुड लाइक कॉफ़ी प्लीज़, मैं कॉफ़ी पसंद करूँगा। इफ़ ही हैड अराइव्ड अर्लियर, अगर वो पहले आ चुका होता। वी कुड हैव टाइम फॉर डिनर, तो हमारे पास डिनर के लिए वक़्त होता। इफ़ जाहिर करते कि इसको, कंडीशन को, शर्त को, कि अगर वो आ जाता तो हम डिनर करते। जी, ग्रामर में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा अगला टॉपिक है प्रेपोजिशंस का। Prepositions are words which connect a noun or pronoun with a verb, adjective, noun or pronoun. सादा अल्फाज में prepositions क्या करती हैं? नाउन को फ़िक्रे के बाकी सारे हिस्से के साथ मिला देती हैं। उस हिस्से में एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह कुछ भी हो सकता है। preposition indicates the position of a person or thing in time or space, या फिर ये एक पर्सन, एक चीज़ की कंडीशन को, प्रेजेंस को ज़ाहिर करती है। ये दो डेफिनेशन इसकी मेरी नज़र में पहले वाली आसान है। एग्जांपल क्या है जी? सलीम लिव्स इन लाहौर। इन ये प्रेपोजिशन है। द कैट इज़ अंडर द टेबल, अंडर क्या है? प्रेपोजिशन है। लफ्ज़ सलीम नाउन, इसको फ़िक्रे के बाकी के हिस्से के साथ जोड़ने के लिए इन लगाया गया। अगर मैं इन हटा दूं तो फ़िक्रा क्या है? सलीम लिव्स लाहौर, ये भी नाउन, सलीम नाउन है, लाहौर नाउन है, फ़िक्रा बेमानी हो जाता है। द कैट इज़ अंडर द टेबल, अगर अंडर छोड़ दें तो द कैट इज़ द टेबल, द कैट इज़ द टेबल, ये दोनों टुकड़े हैं, फ़िक्रा नहीं है। कैट भी नाउन, टेबल भी नाउन। इसी तरह से प्रेपोजिशंस को एक और अंदाज में एक्सप्लेन किया गया है। प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। प्रेपोजिशन क्या है? नाउन के सामने होती है। इट शोज़ द कनेक्शन ऑफ नाउन विद एन अदर नाउन, जो कि नाउन को दूसरे नाउन के साथ जोड़ देती है। जैसे कि मैंने ये मिसाल पढ़ी, सलीम लिव्स इन लाहौर, सलीम एक नाउन है, लाहौर भी नाउन है। सलीम को लाहौर के साथ कनेक्ट करने के लिए हमने इन लगाया। नाउन विद एन अदर, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब वगैरह। और इसकी एग्जांपल आई एम अवेयर ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, में हालात से आगाह हूँ। ऑफ प्रेपोजिशन है। मेरा ख्याल है कि आप थक गए होंगे, लेकिन बस थोड़ा सा काम है। आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, जिसको हम ईडियम्स कहा करते थे, सेकेंड ईयर इंग्लिश में हमने याद किए थे। आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आर अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल इंग्लिश, ये इसकी डेफिनेशन है, याद रखिएगा। बाज़ औक़ात इंटरव्यूज़ में पूछी जाती है, सवाल पेपर में आ जाता है। आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आर अ type of informal English. They have a meaning different from the meaning of the words in the expression. कहा गया कि आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस क्या हैं? ये ख़ास तरह की इंग्लिश है, इनफॉर्मल है, रिवायत से, रस्म से हटकर, और उसके अपने मतलब होते हैं, लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसका तर्जुमा नहीं हो सकता। अबव बोर्ड, बेटर हाफ, ब्लू स्टॉकिंग, ये क्या हैं? ये आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं।
अब अगर इनका लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा किया जाए तो ये कुछ नहीं है, क्योंकि ये आर अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल इंग्लिश, ये फॉर्म से फॉर्मेट से हटकर गैर रिवायती है। बेटर हाफ का लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा कर तो क्या होगा, बेटर बेहतर, हाफ आधा बेहतर आधा, नहीं जी। जब ये आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन है तो बेटर हाफ का मतलब होता है वाइफ, बेगम। इस तरह से अबव बोर्ड, अबव ऊपर, बोर्ड लकड़ी का तख्ता, अबव बोर्ड तख्ते के ऊपर, कोई मतलब नहीं। दे हैव अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के अंदर जो लफ्ज़ हैं, दो लफ्ज़ अबव और बोर्ड, इस पूरे एक्सप्रेशन का मतलब इन लफ्ज़ों के अपने असल मतलब से मुख्तलिफ है। अबव बोर्ड का मतलब है ईमानदार, ऑनेस्ट। इस तरह से फ्रेजल वर्ब्स आ जाते हैं जी, आइडियोमेटिक फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, इस पे हम सेकेंड ईयर में खपते रहे हैं। फ्रेजल वर्ब इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब एंड अ एडजेक्टिव। नाम से ही वाज़ेह हो जाता है फ्रेजल वर्ब। वर्ब तो फिर वर्ब क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड एन एडजेक्टिव। इट कुड ऑल्सो बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब एंड प्रेपोजिशन। इसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, यानी अगर किसी वर्ब के साथ एडजेक्टिव आ जाए, किसी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन प्लस हो जाए तो इसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं या प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। इट हैज़ अ पर्टिकुलर मीनिंग, इसका अपना एक मतलब होता है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन द फ्रेज। और ये ख़ास मीनिंग, ये पर्टिकुलर मीनिंग इस फ्रेज़ के अंदर इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ों के अपने मतलब से मुख्तलिफ होता है। तो जनाब ये तीन लाइंस और ये वाली, ये एक ही चीज़ है। अब फ्रेजल वर्ब क्या है, लुक एट, देखना। लुक क्या है जी, वर्ब है। फ्रेजल वर्ब, वर्ब, लुक वर्ब है, एड प्रेपोजिशन है। लुक और एड को मिला दिया गया तो फ्रेजल वर्ब। ब्रेक डाउन, अबाइड बाय, बियर अप, ये सारे क्या हैं, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। लो जी स्टूडेंट्स, आपकी छुट्टी हुई, अगला सफ़ा खाली है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आज हमने अपना ग्रामर का काम मुकम्मल किया, ग्रामर एंड पंक्चुएशन। मुमकिन है कि आपको समझने में काफ़ी उलझन हुई हो, क्योंकि ये बड़ा पेचीदा काम है, लेकिन मैं इसकी पिक्स बनाकर आपको नोट्स के तौर पर सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। मेरे लेक्चर को सुनिएगा, नोट्स को सामने रखिएगा, हार्ड कॉपी को एक दो मरतबा सुनेंगे, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो अगले लेक्चर तक अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।